नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत जांजगीर से बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां टापू में कुछ लोग फंसे थे। अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। नौका विहार के लिए 14 लोग गए थे जो कि आंधी तूफान में फंस गए थे। 2 नाव में सवार होकर सभी वहां पहुंचे थे। पुलिस और प्रशासन की टीम ने अब सफल रेस्क्यू लोगों का कर दिया है। बलौदाबाजार और बिलासपुर जिले का के परिवार बताए जा रहे हैं शिवनारायण के महानदी में नौका विहार करने के लिए गए थे और उसी वक्त आंधी तूफान की वजह से ये फंस गए थे। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि सभी को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को बाहर निकाल लिया गया है। ये भी जानकारी मिल रही है कि बलौदाबाजार और बिलासपुर के रहने वाले ये लोग हैं। पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा था पिकनिक मनाने के लिए और इस बीच आंधी तूफान की वजह से ये लोग बीच में ही फंस गए थे। नौका विहार के लिए 14 लोग 2 अलग अलग परिवारों के यहाँ पर पहुंचे थे। 2 नाव में सवार होकर ये पूरा परिवार नौका विहार के लिए निकला था, मगर आंधी तूफान की वजह से बीच में ही ये फंस चुका था। टापू में लोग फंस चुके थे जिन्हें अब बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित इस पार लाया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो उस टापू में फंस गए थे। शिवनारायण के महानदी में नौका विहार करते हुए बीच टापू में आंधी तूफान की वजह से ये लोग फंसे थे, जिन्हें अब सुरक्षित ले आया गया है इस पार। अंबिकापुर में बारिश की वजह से NH-43 पर अच्छा खासा जाम लग गया है। यात्री बस और ट्रक सहित एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन सड़क की वजह से ये लंबा जाम लगा है। मौके पर इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है। जाम हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तस्वीरें भी आप देखिए कि एक तो बारिश का वक्त और उस पर लंबा ट्रैफिक यहाँ पर जाम है और इस ट्रैफिक में कई ऐसी गाड़ियां हैं जो फंसी हैं, जिनमें एम्बुलेंस भी है। एम्बुलेंस में मरीज है और यही वजह है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये ट्रैफिक क्लियर हो जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त निर्माणाधीन सड़क की वजह से एक लंबा जाम यहां पर लगा है और ये आज की ही तस्वीर नहीं है। ऐसे कई मौके होते हैं जब सड़क की वजह से यहां पर लंबे जाम की स्थिति बन जाती है और आज भी कुछ इसी तरह की स्थिति यहां पर निर्मित हुई, जिसमें एम्बुलेंस फंस गई। निर्माणाधीन सड़क की वजह से लगातार जाम की स्थिति यहां निर्मित हो रही है। अंबिकापुर की ये तस्वीर NH-43 की, जहां पर इस वक्त पुलिस की टीम मशक्कत कर रही है कि किसी तरह से यातायात सुगम हो जाए। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने भाजपा से 9 सवाल किए थे। अब इन सवालों के जवाब में भाजपा ने उल्टा कांग्रेस से 27 सवाल पूछे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि भाजपा ने जो 27 सवाल कांग्रेस से पूछे हैं, वो सवाल एक तरह से कांग्रेस के उन 9 सवालों के जवाब हैं जो कांग्रेस ने PM नरेंद्र मोदी से 9 साल पूरे होने पर किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का यह भी कहना है कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे हैं। इन 9 सालों में देश में आधारभूत संरचना पर बड़ा काम किया गया। देश जब भी आगे बढ़ता है तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। देश की आधारभूत संरचना पर बहुत बड़ा काम हुआ है और उसका असर और परिणाम आज दिख रहा है। और जब भी देश को कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है, देश आगे बढ़ता है, सबसे पहले तकलीफ होती है कांग्रेस पार्टी को। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर MP बीजेपी जहां महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी इसे आजादी के इतिहास में नया अध्याय बताती है, तो वहीं कांग्रेस 9 साल के कार्यकाल पर घेर रही है। केंद्र में मोदी सरकार ने 9 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 9 सालों की उपलब्धियों को बीजेपी जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इस बीच नए संसद भवन को भी बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के बहिष्कार को देश का अपमान करार दे रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे। देखिए वो वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। देखिए मोदी जी के प्रति उनके मन में नफरत जो है और मोदी जी जो भी करें वो उसका विरोध करना, ये उन लोगों का मोटो है। सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के स्वर्णिम 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और उस 9 वर्ष की पूर्णता पे भारतीय जनता पार्टी
अनेक आयोजनों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच में जाने वाला है। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवालों को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। भोपाल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर हमला बोला। काला धन वापिस आएगा, हर देशवासी के जेब में यूं ही 15-15 लाख आ जाएंगे। मुझे पता नहीं भोपाल के किसी प्रेस के साथी के अकाउंट में आया है कि नहीं, हमारे अकाउंट में तो नहीं आया। इन 9 सालों में कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। जाहिर है कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, इसलिए वो इसे मोदी सरकार की नाकामी के तौर पर पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। केंद्रीय योजनाओं के नाम रखने का अधिकार राज्यों को भी दिए जाने को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मांग पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ का कहना है कि उन्हें इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। वहीं केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, तभी भी राज्य सरकार अपना अंश देती थी, मगर किसी भी राज्य में इस तरह की मांग नहीं उठी। आज जब भृत्य के पद के लिए 95 पद के लिए विज्ञापन निकलता है, 2 लाख आवेदन जमा होते हैं और कांग्रेस की सरकार दावा करती है बेरोजगारी 1% से भी कम है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रविवार से 4 दिन तक बस्तर के अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि रायपुर पहुंचने के बाद ओम माथुर ने प्रदेश में भाजपा की पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मोदी सरकार के काम की तारीफ हो रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के मोदी सरकार की कुंडली दिखाने वाले बयान पर ओम माथुर ने यह कहा कि कांग्रेस भाजपा से ऐसे तो लड़ नहीं पा रहे और इसीलिए कुंडली दिखाने की जरूरत कांग्रेस को है। लगातार मैं दौरा करूंगा, करता रहा हूं, जहां जहां भी प्रवास मिला दीजिए और मेरा मूलतः काम संगठन को खड़ा करना है। शुद्ध मिला के संगठनात्मक दौरा। अब तक जो आपने इंतजार करिए, वो मिशन अभी टाइम है तय करने का, अभी जल्दीबाजी होगी। बिलासपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और AICC के महासचिव तारिक अनवर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट उद्घाटन करने के लिए बेताब है। वो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने का शौक है। साथ ही महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर भी केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी का उनके पास कोई दूसरा एजेंडा है ही नहीं। वो विकास की बात नहीं करेंगे। 9 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो गया, लेकिन 9 साल में उनकी क्या उपलब्धि है ये वो बताने में एक तरह से उनके लिए मुश्किल है। जो ED का छापा पड़ रहा है, तो सब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, पूरा देश महसूस कर रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में पैसों की बर्बादी कैसे होती है, ये अगर आपको देखना है तो ग्वालियर नगर निगम मटेरियल टेस्टिंग लैब को देखा जा सकता है, जिसे 50 लाख रुपए खर्च कर बनाया गया था, मगर ये लैब बीते कई सालों से बंद पड़ा है। हालत ये है कि निगम के निर्माण कार्यों की टेस्टिंग ठेकेदार बाहर से करवा रहे हैं और इसके चलते शहर में घटिया सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हालांकि अब संसद और निगम सभापति लैब को चालू करवाने की बात कह रहे हैं। ग्वालियर में नगर निगम हर साल करीब 100 करोड़ की सड़क और दूसरे निर्माण कार्य कराती है। मटेरियल क्वालिटी जांचने लैब बनवाने के लिए प्रोजेक्ट उत्थान के तहत एक विदेशी संस्था से पैसे भी मिले थे। निगम परिषद में प्रस्ताव पास कर 50 लाख रुपए में लैब बना दी गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 5 साल से इस लैब का इस्तेमाल ही नहीं हुआ और ठेकेदार मनमाने तरीके से निर्माण मटेरियल की जाँच कराकर घटिया सड़कों के जाल बुनते रहे। हालांकि अब जिम्मेदार दोबारा लैब शुरू कराने की बात कह रहे हैं। तो देखिए, गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं तब निश्चित रूप से अगर उसकी गुणवत्ता जांचने की अगर कोई अपने पास सिस्टम नहीं हो तो मुश्किल है। मैं बात करूंगा इस संबंध में, आपने मुझे जानकारी दी। 2-2.5 साल कोरोना के समय चूँकि निर्माण कार्य भी कम हुए और उस समय लैब भी लगभग बंद की कगार पे आया। लैब का कार्य चालू है, संधारण हो रहा है और अतिशीघ्र लैब चालू हो जाएगी और जो शहर में रोडें बन रही हैं, अन्य निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसकी गुणवत्ता में सुधार आएगा। मटेरियल टेस्टिंग लैब अगर सही तरीके से काम कर रही होती तो निगम को हर साल करीब 15 लाख रुपए की आय होती, लेकिन अफसरों की लापरवाही से लैब
बंद पड़ी है, उससे निगम को क्या नुकसान हो रहा है ये भी देखिए। निर्माण कार्यों की अचानक टेस्टिंग नहीं हो सकती। ठेकेदार की बाहर से कराई गई जांच को मान्य करना होता है। क्वालिटी पर नगर निगम का कोई कंट्रोल नहीं रहता। रेंडम जांच नहीं कराई जा सकती। बिना इस्तेमाल के ही लैब की मशीन भी खराब हो रही है। निगम को होने वाली सालाना आय भी बंद है। ऐसे में कांग्रेस नगर निगम के रवैये पर सवाल उठा रही है। और ये शासकीय लैब थी जिनकी ड्यूटी थी कि सब सड़कों अता पता करें। अब आज की तारीख में जब वहाँ पे ताला लगा हुआ है तो अंदर कौन जाता होगा? तो कोई जब जाने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, तो सड़कों का जो हाल है वही हाल होना है। सरकार सड़कों की गुणवत्ता पर जोर दे रही है, लेकिन ग्वालियर में जब टेस्टिंग लैब ही नहीं तो भला गुणवत्ता के सर्टिफिकेट पर भरोसा कैसे किया जाए? नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। साल के आखिर में होने वाले असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का पूरा फोकस संगठन को मजबूती देने पर है। प्रदेश संगठन के बाद अब मीडिया विभाग के पदाधिकारियों को विभागीय जिम्मेदारी देकर तैयार किया जा रहा है। जल्द ही प्रवक्ताओं को विभागवार जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पर भी कांग्रेस विचार कर रही है। वही कांग्रेस का मकसद है कि प्रवक्ताओं को विभाग का स्पेशलिस्ट बना दिया जाए। इस पर संगठन स्तर पर काम भी शुरू कर दिया गया। जिस भी प्रवक्ता की इंटरेस्ट वाइज उसको अलग अलग विभागवार या उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर काम का वितरण होगा तो उसकी बेहतरी के लिए और मीडिया विभाग की बेहतरी के लिए वो ज़्यादा आक्रामक रूप से कार्य कर पाएगा। ये हमारा इस बारे में हमारा चिंतन था। पूर्व में भी इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। कभी आधी आबादी की बात कर लेंगे, कभी बाल कांग्रेस की बात कर लेंगे। आज धरातल पे कहाँ हैं? सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस का कोई भी अभियान होता है, सिर्फ सुर्खियां, एक दिन कैसे मीडिया में हम छा जाएं, एक दिन कैसे मीडिया में हमारी चर्चा हो जाए, वो उसके इर्द गिर्द रहता है। बिलासपुर के बहुप्रतीक्षित अमेरी रेलवे क्रॉसिंग में रेल अंडरब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। राज्य शासन ने रेल अंडरब्रिज निर्माण की सैद्धांतिक सहमति दे दी है और अब रेलवे और राज्य सरकार को साथ मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करना है। खर्च का 50% राज्य सरकार और 50% रेलवे के हिस्से होगा। यहाँ सुनने में आया है कि काफ़ी दिनों से कि लंबे वर्षों से मतलब करीबन 10-5 साल से अंडरब्रिज बनने के लिए प्रस्ताव होते जा रहा है, लेकिन कभी कहता है केंद्र से पैसा नहीं आया है, कभी कहता है स्टेट से पैसा नहीं आया है। राज्य सरकार से इस मामले में सहमति मिल गई है और राज्य सरकार की जो है राज्य सरकार और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दोनों का इसमें 50-50% हिस्सेदारी थी। तभी सैद्धांतिक सहमति राज्य सरकार से इस राशि को लेकर के हो गई है। आने वाले दिनों में जब राज्य सरकार के यहाँ से पूरी तरह सहमति और राशि मिल जाएगी तो यह काम भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। इस काम के प्रारंभ होने से जो यहाँ के लोग हैं, जो आसपास वाले लोग हैं, जो बराबर उस ट्रैक को उपयोग करते हैं, तो उनके लिए एक सुलभ साधन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जारी मानस मंडली रामायण प्रतियोगिता का राज्य स्तरीय राउंड की शुरुआत आज से हो गई है। 27 मई से लेकर 29 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 33 जिलों से चुनकर आई मानस मंडली प्रस्तुतियां देंगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता टीम को रायगढ़ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। वहीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा, जिसकी शुरुआत संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने की। ये आज के आयोजन में जो प्रदेश स्तर का सो पहला इनाम 5 लाख, दूसरा इनाम 3 लाख और तीसरा इनाम 2 लाख है। और ये जब जीत करके आएंगे प्रदेश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय को राष्ट्रीय आयोजन जो रायगढ़ में 1 जून से 3 जून के बीच हो रहा है, उनको भी अवसर मिलेगा प्रस्तुति का। मंडला में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आगाज हो चुका है। वहीं उत्सव के पहले दिन आदिवासी संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, विश्वेश्वर टुडू, गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़ेकर समेत यूपी, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कुलस्ते का कहना रहा कि उत्सव का मकसद जनजातीय समाज को न सिर्फ संगठित करना बल्कि समाज को उसकी संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज और पूजा पद्धति से अवगत करवाना है। पूरे देश का ट्राइबल जब एक साथ मिले तो ट्राइबल की पहचान, आपस में उनका मिलना जुलना और कैसा उसका रहन सहन, उसका कल्चर, उसकी पहचान को हम और कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, इस प्रकार का एक प्रयास है ये। और आने वाले समय में हम और इसी प्रकार के समागमों को और थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे। अलग अलग हो जाए और उनका जो शक्ति है
वो शक्ति कम हो जाए, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिश कभी भी सफल नहीं होगा। आदिवासी समाज, उनको मालूम है ये जो कल्चर है, ये ट्रेडिशन है, जो बहुत पुरातन है, ये हमारा शक्ति है। बलरामपुर में नक्सलियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस सतर्क हो चुकी है। दरअसल तेंदुपत्ता खरीदी के दौरान अक्सर नक्सली लेवी की मांग करते हैं, जिसे लेकर एसपी ने वन विभाग के अफसरों के साथ तेंदुपत्ता ठेकेदार, खरीदी प्रभारी, फंड मुंशी के साथ बैठक की और पुलिस के नंबर भी सार्वजनिक किए हैं और कहा है कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी पैसे मांगे तो उसकी शिकायत तत्काल पुलिस थाने में जरूर करें। सब लोगों के साथ यही चर्चा की गई कि कोई भी, चाहे वो नक्सल हो या नक्सल का रूप धारण किए हो या फिर कोई और असामाजिक तत्व हो, किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रेशर, कोई भी डर या कोई भी लेवी की डिमांड ठेकेदारों या उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को कोई करता है, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और बिना किसी डर के जो तेंदुपत्ता तोड़ाई और तेंदुपत्ता संग्रहण और ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो करें। ग्वालियर में ट्रिपल तलाक का एक मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित की शादी 2014 में इंजीनियर आमिर खान से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही आरोपी आमिर दहेज के लिए परेशान करता रहा, मारपीट भी की और जब उसकी पोस्टिंग गुजरात में हुई तो उसे किसी और से प्रेम हो गया। इस दौरान वो बीच में ग्वालियर आया और पत्नी और बच्चे को मायके में छोड़ गया। अब 12 मई को गुजरात से फोन पर 3 तलाक दिया है। मुझे पहले डराया, धमकाया और मुझे भेज दिया कि जा, अगर तूने कुछ भी ऐसा किया तो मैं जान से मर जाऊंगा या तुझे मार दूंगा, यहाँ से चली जा और मुझे जो करना है मैं करूंगा। और फिर उसने तलाक दिया, मुझे 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, उसने कानून का उल्लंघन करके मुझे तलाक दे दिया। फोन पे मेरी बच्ची को उन्होंने 3 तलाक दे दी, जो कानूनन जुल्म है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि मेरी बच्ची को न्याय दिलाए। हाँ, अभी जैसे उन्होंने बताया है तो अभी हम उनको भिजवा देंगे महिला थाने, तो उस पर कार्रवाई। खबर मुरैना की, जहां पर सबलगढ़ तहसील के रामपुर में आवारा कुत्तों से लोग काफी परेशान है। यहां पर 2-3 दिन के अंदर आवारा कुत्तों ने काटकर 40 से 45 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी किया है। शनिवार को भी आवारा कुत्तों ने 15 लोगों को काट लिया, जिसके बाद सभी को रामपुर अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन लगवाया गया। कुत्तों की दहशत इतनी है कि लोग घर से बाहर निकलने से भी अब बच रहे हैं। 30 से 40 मरीज आ चुके हैं, जिसमें कुत्ते और बंदर 2 के काटने के आए हैं। पहले बंदरों का आतंक था यहाँ पर 2-3 दिन पहले, और अभी 2 दिन से एक कुत्ते का आतंक है, जिसकी वजह से कल भी हमने कम से कम 15 लोगों को रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है और आज फिर से मरीज आ रहे हैं। तो ये गंभीर समस्या का विषय है। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसकी सूचना के लिए पशुपालन विभाग को ये देखने के लिए कहा गया है कि ये सामान्य जो है वो चौपाए हैं या कोई अन्य इनको समस्या है, जैसे स्थानीय भाषा में इनको पागल कहा जाता है, और कोई ऐसी असुविधा ना हो। रेबीज इत्यादि के जो इंजेक्शन हैं तो मेडिकल डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया गया है, वो शीघ्र उपचार भी करें। इधर इंदौर में युवती के अपहरण का मामला सामने आया, जहां बाइक सवार युवक ने जबरदस्ती युवती को बाइक में बिठाकर उसका अपहरण कर लिया। लड़के के दोस्त ने थाने में शिकायत की। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़की अपने घर जा रही थी। उसी दौरान पीछे से आरोपी युवक आया और लड़की को जबरन गाड़ी में बैठाने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने लड़की का मोबाइल तोड़ दिया। आरोपी ने लड़की को अशब्द भी कहे हैं और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गया। ये रामकुमार गोयल आए हैं, इन्होंने एक आवेदन दिया है कि कल लैंडमार्क होटल से इनको रात को 10:30 बजे 3-4 लोग इनको अपनी गाड़ी में पटक के ले गए और बाहर ले जाकर इनके साथ मारपीट की और आज भावड़पुर थाने क्षेत्र में कहीं इनको छोड़ गए हैं। मारपीट करना और पैसों की मांग करना ये बता रहे हैं। आवेदन उन्होंने दिए है, मेडिकल करा के उसकी जाँच की जाती है और जाँच के उपरांत जैसी भी साक्ष्य मिलते हैं कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में युवाओं को देश के खिलाफ भड़काने के मामले में एनआईए ने एडवोकेट नईम खान से लंबी पूछताछ की। पूछताछ से पहले नईम खान के सिविल लाइंस स्थित घर की तलाशी भी ली गई। एनआईए की टीम एडवोकेट नईम खान के बेटे शहनवाज से भी पूछताछ करना चाहती थी, मगर वो घर पर था नहीं और ऐसे में एनआईए ने नईम खान को उनके बेटे शहनवाज के नाम से एक नोटिस भी दिया है और शहनवाज को पूछताछ के लिए भोपाल दफ्तर तलब किया है।
और अब बात मौसम की। रायपुर में मौसम के बिगड़े मिजाज ने शनिवार की शाम शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शहर में अचानक तेज आंधी के साथ बारिश होने की वजह से शहर के रायपुरा मुख्य मार्ग पर एक साथ 2 पेड़ गिरने से मुख्य सड़क पर लंबा जाम लगा। वहीं एम्बुलेंस समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इस जाम में फंसी रही। एक पेड़ सड़क पर जा गिर रही जिसमें एक कार सवार पति पत्नी जा रहे थे, जिससे कार चालक की पत्नी को चोट भी आई है, जिन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके का जायजा लिया संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर का अचानक मौसम का मिजाज बदला और बदलने के बाद तेज आंधियां चली हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में बड़ी संख्या में जो सामान्य जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होने की खबर यहाँ पे आ रही है। और इस समय जो मैं खड़ा हूँ रायपुरा इलाके में खड़ा हूँ, जहाँ पे ये पेड़ जो है 2 पेड़ यहाँ पे बीच सड़क में गिर गए हैं और साथ में एक कार के ऊपर गिरे हैं, जिसकी वजह से ये यातायात जो है काफ़ी प्रभावित हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेड़ जो है बीच सड़क में यहाँ पे गिरा है। हालांकि इसमें अभी कोई हताहत नहीं होने की खबर है, लेकिन देख सकते हैं कि ये कार जो है, ये कार जो यहाँ पे वेरना गाड़ी है, ये इसमें दब गए। इसमें अभी कौन था क्या था इसकी अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अभी तक जो बात सामने आ रही काफ़ी पुराना ये पेड़ बताया जा रहा है। और ये जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि ये पेड़ जो है जड़ से यहाँ से टूटा है और एकदम ये बीच सड़क में गिरा है। काफ़ी जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पे हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पे लगे हैं कि किसी तरह से जो जनजीवन है वो सामान और ये यातायात जो है किसी तरह से पूरी तरह प्रभावित। तो आप देख सकते हैं कि ये डीडी नगर थाना पुलिस जो है ये पूरा यहाँ पे हटा रही है और अभी डाइवर्सन यहाँ पे किया गया है। और अभी जिस तरीके से काफ़ी जनजीवन और काफ़ी दहशत का माहौल है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये खुले तार जो हैं ये भी गिरे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी अनहोनी होने की आशंका यहाँ पे प्रबल है। फिलहाल अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने जो एक जानकारी दी थी कि मौसम बिगड़ेगा, तो उसी के चलते ये पूरा जो मौसम है यहाँ पे बदला हुआ है और काफ़ी बिगड़ा हुआ यहाँ पे मौसम नज़र आ रहा है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। वहीं रायपुर में तेज अंधड़ ने एक बार फिर से स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पोल खोलकर रख दी। आंधी में 2-2 लाख रुपए कीमत वाले डेकोरेटिव पोल गिर गए। नीचे से गुजर रहे लोग इसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे हैं। वहीं मौके का जायजा लिया संवाददाता संदीप शुक्ला ने। हम लगातार स्मार्ट सिटी द्वारा लगाए गए डिजाइनर पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं और यही हुआ आज पंडरी में। आप देखेंगे बड़ी दुर्घटना टली है। आपको बता दें जो पंडरी देवेंद्र नगर थाना है उसके ठीक सामने में डिजाइनर पोल है। ये आज जो तेज अंधड़ चली है उस पे पोल जो है वो गिर गया था और बाल बाल आपको बता दें कि लोगों की इस पे जान बची है। मुख्य चलती सड़क है उस पे यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोग हैं देखिए इसे खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो है प्रशासन से कोई टीम यहाँ पर पहुंची नहीं है, तो इनसे एक बार पूछते हैं कितने बजे की घटना है करीब और क्या हुआ था, क्या स्थिति थी, ये क्या हुआ था? अरे हाँ, गिर गया था भैया, जोरदार आंधी तूफान आया और ये सीधा फट से गिर गया। स्क्रू नहीं होने की वजह से वो गिर गया वहाँ पे। हम लोग क्या कैफे में बैठे हुए, अरे कोई भी आ रहा रास्ते से भैया उसके ऊपर गिर गया। खंबा है, वो खंबा अचानक से गिर गया। अब गिरने के बाद यहाँ पे आम पब्लिक भी लाइट गोल थी, कोई इसमें छूने भी नहीं गया क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को लगा कि इसमें अभी भी करंट है। तो फिर जाके अकेले खुद उठाया, यहाँ आवाज भी दिया। दुर्घटना गाड़ी खड़ी नहीं, यहाँ से निकल नहीं रही थी। क्या बोलता हूँ, मैंने आपत्ति की थी उस समय कि आपके द्वारा जो लगाया जा रहा है वो बोल्ट और जो इनका बेस वो डाला गया है बहुत ही कमजोर है। इससे पहले भी बरसात के समय 2 बार पोल गिर चुके हैं। ना इंजीनियर की सुनते हैं ना ये लोग जनप्रतिनिधि की सुनते हैं। कई जगह आप देखेंगे स्मार्ट सिटी काम हो रहे हैं, ये मन मुताबिक ऐसे ही काम करते हैं। हमारे यहाँ गार्डन के भी काम हुए, उसमें भी अधूरे काम अभी छोड़ के जा चुके हैं। देखिए अभी भी जो है लोग जो है लगातार लगे हुए हैं इसे संभालने के लिए। फिलहाल जो है नगर निगम को शायद या स्मार्ट सिटी को इसकी जानकारी नहीं है। इसके पहले भी ये घटना हो चुकी है। आपको बता दें कि ये खंबे गिर चुके हैं और ये लगातार होता है। ऐसे में अगर किसी की जान चली जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस सवाल का जवाब कभी भी अधिकारी नहीं दे पाते। अभी अंधड़ का दौर लगातार रायपुर में शुरू हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा निगरानी की बात है कि ऐसे डिजाइनर पोल जो लगाए गए हैं कहीं लोगों की जान के दुश्मन ना बन जाए। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेल यात्रियों से जुड़ी हुई ये खबर है। बिलासपुर में मेगा ब्लॉक है। निगौरी जेथरी स्टेशन के बीच मेगा ब्लॉक किया गया है। लिमिटेड हाइट सबवे रेल ओवर ब्रिज का अब निर्माण किया जाएगा। 28 मई को 8:40 घंटे का ये मेगा ब्लॉक होगा। मेगा ब्लॉक में 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी।
ट्रेनों को रीशेड्यूल कर दिया गया है। जिन ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है आपका उनका नाम भी बता दें। 28 मई को यानी कि कल बिलासपुर कटनी बिलासपुर पैसेंजर रद्द कर दी गई है। वहीं बिलासपुर शहडोल पैसेंजर भी रद्द की गई है। पूरी बलसाड़ एक्सप्रेस 4 घंटे देर से पहुंचेगी। वहीं 28 मई को बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस लगभग 3.5 घंटे लेट रहने वाली है। और इसीलिए IBC 24 अब तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर कल की डेट में आप इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो स्टेशन पहुंचने के पहले या अपने गंतव्य पहुंचने के पहले आप एक बार रेलवे हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके ट्रेनों की स्थिति जो है वो जरूर जान लें। तो बिलासपुर में एक बार फिर से मेगा ब्लॉक है। कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। 28 मई को बिलासपुर कटनी बिलासपुर पैसेंजर को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह से बिलासपुर शहडोल बिलासपुर पैसेंजर भी रद्द रहेगी। वहीं पूरी बलसाड़ एक्सप्रेस जहां 4 घंटे से लेट आने वाली है तो बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस के भी लेट से चलने की संभावनाएं जताई गई हैं। ट्रेनों के नाम आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द किया गया है और कुछ ट्रेनें इस मेगा ब्लॉक की वजह से लेट रहने वाली हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।